तो मेरे प्रिय बच्चों, ध्यान दीजिए। इसके पहले हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का यानी पूरा परिसंचरण तंत्र को आपको समझाए थे। इसके बाद अंतिम में कुछ छोटे छोटे पॉइंट है। लगता है कि यह कम उपयोगी है, ऐसा नहीं, यह बहुत उपयोगी है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में बहुत आता है। हम भले श्वसन तंत्र और परिसंचरण तंत्र को उतनी गंभीरता से पढ़ते हैं, लेकिन इसको भी हमारे लिए पढ़ना उतना ही जरूरी है। तो अपने मन में यह बात पूरी तरह से डाल लीजिए कि यह छोटा छोटा पॉइंट है, लेकिन आपके एग्जाम के लिए छोटा नहीं है, बहुत उपयोगी है। तो इसलिए इस छोटा छोटा अंतिम है। इसके बाद हम सिर्फ नेफ्रॉन की क्रिया विधि, ब्रेक नेफ्रॉन की क्रिया विधि को पढ़ाएंगे। उसके बाद जितना जैव प्रक्रम में चित्र है या मुख्य पॉइंट है, एक साथ एक वीडियो में पूरा दोहराएंगे और आपको अच्छे ढंग से बताएंगे। तो ध्यान दें, छोटा छोटा पॉइंट है। तो पहले आप रक्त दाब परीक्षा एग्जाम में पूछा जाता है, सामान्य बात है, कोई जटिल नहीं है। तो रुधिर वाहिकाओं के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे रक्त दाब कहते हैं। और आपको मालूम है कि हमारे हृदय के निलय में जो प्रकुंचन दाब होती है वह 120 mm का होता है, और जो निलय में अनुशीतलन दाब होती है 80 mm का होता है। इसको रक्त दाब कहते हैं। जब आप कहीं इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाएंगे तो सबसे पहले आपका रक्त दाब जांच करता है, ताकि हृदय की गतिविधि सही है कि नहीं इसका आकलन करता है। तो ये जो रक्त दाब है ये हमारे शरीर को यानी धमनी से हमारे शरीर के कोशिकाओं को रक्त भेजता है, लेकिन ये जो है यह फेफड़े को रक्त भेजता है। इसलिए आप सुने हैं बीपी चेक करना, तो बीपी का मतलब है रक्त दाब, या दो होता है, एक प्रकुंचन दाब 120 और अनुशीतलन दाब 80। यह एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए होता है। अगर कोई व्यक्ति अस्वस्थ स्थिति में है तो ये बढ़ जाता है। ये बढ़ेगा हाई ब्लड प्रेशर, कभी कभी किसी का लो ब्लड प्रेशर भी हो जाता है। तो इससे हम डॉक्टर को या रक्त का प्रवाह का दाब का अनुमान लगाना होता है, इसको हम लोग रक्त दाब करते हैं। दूसरा चीज है, ये भी बहुत उपयोगी है, हमारे रुधिर वाहिकाएं। आप परिसंचरण तंत्र में आपको हम समझाए थे कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिसंचरण शरीर के सभी भाग, सभी कोशिका, हृदय, फेफड़ा निरंतरण होता है। तो वे किस वाहिका से होकर जाता है? तो हमारे शरीर में दो वाहिकाएं हैं, धमनी और शीरा, और यही हृदय से रक्त को, याद रखिएगा यह उपयोगी है, पूछता है, हृदय के निलय प्रकुंचन से जो रक्त हमारे शरीर की सभी कोशिका तक पहुंचाता है उस वाहिका का क्या कहते हैं? धमनी। और जो रक्त श्वसन प्रक्रिया के बाद वापस हृदय में आता है, वह जिस मार्ग से, जिस वाहिका के द्वारा आता है उसको हम लोग कहते हैं शीरा। तो परीक्षा में प्रश्न अक्सर ये छोटा प्रश्न पूछता है, धमनी और शीरा से आप क्या समझते हैं?
इसका वही जवाब है। या रक्त, ऑक्सीजन वाला रक्त को कौन लेके जाता है? तो धमनी। कार्बन डाइऑक्साइड रक्त किस वाहिका से आता है? तो सीरम। और रक्त, धमनी और सीरम क्या अंतर है? और धमनी का क्या काम है, सिरा का काम क्या है? इसके बाद एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट करता है, प्लेटलेट्स। रक्त में प्लेटलेट्स कोशिकाएं हमेशा रक्त के साथ बहती रहती है, लेकिन रक्त स्राव हो, कहीं चोट लगे या कोई हल्का किसी भी प्रकार का रक्त स्राव की स्थिति में थोड़ा सोचिए कि जब हमारा रक्त स्राव प्रेशर के साथ निरंतर संचरित होता है वाहिकाओं में, कभी कभी हमारे हाथ किसी चोट लगने से, कटने से रक्त स्राव होने लगता है। फिर वह रक्त स्राव बंद कैसे हो जाता है? तो वही रक्त में प्लेटलेट्स कोशिका भी होती है जो रक्त के साथ रहती है। कहीं भी रक्त स्राव हो, चाहे कारण जो भी हो, उस परिस्थिति में यह थक्का बनाकर रक्त को रोक देती है और हमारे रक्त का बहाव बंद हो जाता है। तो प्लेटलेट्स भी एग्जाम के लिए उपयोगी है। प्रश्न आता है कि रुधिर में प्लेटलेट्स का क्या कार्य है? तो इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। यह प्लेटलेट्स रक्त में एक प्रकार की कोशिका है जो रक्त स्राव को, किसी कारण से अगर रक्त स्राव हो रहा है तो उसको थक्का बनाकर रोक देती है। इसके बाद लसिका, याद करिए, थोड़ा ज्यादा इस पर ध्यान देने की जरूरत है। लसिका एग्जाम के लिए उपयोगी है। यह एक पीले रंग का तरल पदार्थ है जो रक्त वाहिकाओं से बाहर आकर कोशिकाओं के बीच घूमता है। रक्त वाहिका, जैसे रक्त वाहिकाएं धमनी और पीला से घूमती है पूरे शरीर में, उसी से बाहर आता है एक प्रकार के पीला रंग का तरल पदार्थ, और जो रक्त से बाहर आकर कोशिकाओं में घूमता है, और उसी पीले पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? लसिका। तो एक पीला रंग का तरल पदार्थ जो रक्त वाहिकाओं से बाहर आकर हमारी कोशिकाओं के बीच घूमता है, उसे लसिका कहते हैं। लेकिन एक शब्द याद रखिए, बहुत उपयोगी है। ये हमारे पूरे शरीर के रक्त के साथ घूमता है। बहुत से जीवाणुओं को नष्ट करने की क्षमता रखता है। हमारे शरीर को एक सुरक्षा घेरा बना देता है। पूरे शरीर में सुरक्षा घेरा पैदा कर देता है ताकि कोई जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश न करे। दूसरा का काम है, आप देखते हैं कि हम लोग अपने घर को साफ करते हैं। जितना कचरा या बेकार चीज है उसको हम बाहर ले जाके फेंक देते हैं। सेम वही काम हमारे रक्त में लसिका करता है। अगर हमारे शरीर में कुछ गंदगी, मरी हुई कोशिका, आप जानते हैं ना, निरंतर हमारी कोशिकाएं मरती है, और कुछ बेकार के प्रोटीन जब हमारे शरीर में बनता है तो वह लसिका ही उसको खून में ले जाकर साफ करने का काम करता है। और दूसरा का काम है, कुछ ऐसा जगह हमारे शरीर में कुछ ऐसी कोशिका होती है जहां तक पतली पतली वाहिकाएं नहीं पहुंच पाती है,
वहां तक पोषक तत्व और वसा को पहुंचाने का काम करता है लसिका। तो लसिका बहुत उपयोगी है। इसका परिभाषा याद रखिएगा, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है लसिका का क्या कार्य है और लसिका क्या है। तो यह हमारे शरीर का एक प्रतिरोधक क्षमता का एक घेरा बना देता है, जीवाणुओं से बचाता है। वैसे कोशिका जहां तक रक्त नहीं पहुंच पाता है वहां पहुंच जाता है, वसा पहुंच जाता है। ये हमारे शरीर के लिए रक्त का एक बहुत उपयोगी भाग है लसिका। इसके बाद एक और छोटा सा सामान्य क्वेश्चन है। पादप में परिवहन के दो मार्ग है, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम। तो आप बार बार इसको 9th में भी पढ़े हैं, बार बार पढ़ते हैं। जाइलम का काम है कि मिट्टी से खनिज, लवण और जल को पौधे के सभी कोशिका में पहुंचाना, और फ्लोएम का काम है प्रकाश संश्लेषण के उपरांत जो भोजन बनता है पत्ता में, उस भोजन का शरीर पौधा के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाना। उसके बाद ये भी एक सामान्य क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। पादप के वायवीय भाग, जिसको रंध्र के नाम से भी जानते हैं, वाष्प के रूप में जल की हानि वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। कई बार परीक्षा में पूछा है वाष्पोत्सर्जन से आप क्या समझते हैं। तो प्रिय बच्चों, बहुत हल्का छोटा छोटा टॉपिक है, लेकिन पाठ के लास्ट में यह सभी टॉपिक था। तो एक बार इसको हम आपके सामने बताए हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें से प्रत्येक कभी न कभी एग्जाम में आ जाता है, तो इसको भी बहुत ध्यान से पढ़ना है, समझना है। उसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको मानव में उत्सर्जन। तो ध्यान दीजिए कि मानव में उत्सर्जन तंत्र होता है यह, और यह उत्सर्जन तंत्र हमारे शरीर के पोषण और श्वसन के उपरांत बहुत से हानिकारक पदार्थ, नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ, यूरिया का निर्माण होता है। तो पोषण के उपरांत जो अवशेष बचता है बड़ी आंत से, मलाशय से मल के रूप में बाहर निकल जाता है। लेकिन श्वसन के उपरांत कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो हमारे फेफड़ा में आता है, फिर कुपिका द्वारा अवशोषित होके नाक से बाहर निकल जाता है। लेकिन जो नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ यूरिया है वह रक्त में घुल जाता है। क्या होता है? रक्त में वह घुल जाता है। इसके लिए हमारे पास एक उत्सर्जन तंत्र है। अवसर्जन तंत्र एक अंगों का जटिल कार्य प्रणाली है, जिसमें बहुत सारे अंग, आप देख रहे हैं अवसर्जन तंत्र का चित्र है। बहुत सारे अंग मिलके हमारे उत्सर्जन प्रक्रिया को पूरा करते हैं। इसका मुख्य काम है उत्सर्जन पदार्थ को शरीर के उपापचयी क्रिया के उपरांत जो हानिकारक पदार्थ नाइट्रोजनी पदार्थ या यूरिया के रूप में हमारे रक्त में घुल जाता है, उसको निकालना। क्या काम है इसका? निकालना। तो यह काम अब हमारे शरीर में ब्रेक करता है। ब्रेक का काम है रक्त से उत्सर्जित पदार्थ यूरिया या नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ को रक्त से अलग करना। एक काम का क्या करता है? रक्त से अलग कर देता है। लेकिन इसके बाद रक्त से अशुद्ध पदार्थ नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ को निकालने के बाद अतिरिक्त जल को मिला के यह बनाता है मूत्र।
कौन सी का निर्माण करता है? मूत्र का। और मूत्र पदार्थ को हमारे मूत्रवाहिनी या मूत्राशय में जमा करता है। मूत्राशय में जमा करता है। और जब मूत्राशय में मूत्र का मात्रा बढ़ती है तो मूत्र मार्ग से हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन इस पर सबसे आवश्यक बात है कि विसर्जन तंत्र का जो प्रश्न है अगर उत्सर्जन तंत्र पूछता है तो आपको इस चित्र और इसका वर्णन करना। लेकिन अगर प्रश्न पूछता है ब्रेक की क्रियाविधि, का सचित्र वर्णन करें, तो आप देखिएगा हमें ब्रेक के बारे में बताना है। और यह प्रश्न एक और आता है नेफ्रॉन से। नेफ्रॉन तो ये सब ध्यान देने की बात है। सब एक ही है। ब्रेक की क्रियाविधि, ब्रेक का क्रियात्मक और संचरात्मक इकाई ही नेफ्रॉन है। यानी जो नेफ्रॉन की क्रिया है वही ब्रेक की क्रियाविधि है। लेकिन उत्सर्जन तंत्र में हमें सभी अंगों का ये जटिल क्रिया है, इसलिए इसका प्रत्येक चरण बाई चरण हमको बताना है। मूत्र बनता कहाँ पर है? तो ब्रेक में वह नाइट्रोजनी यूरिया वर्ज्य पदार्थ को अवशोषित करके और अतिरिक्त जल को मिला के मूत्र बनाता है। मूत्राशय में जमा करता है, मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाता है। तो अभी हम इससे एक ही प्रश्न का उत्तर इससे मिलेगा आपको। यह प्रश्न और यह प्रश्न का उत्तर आपको नेफ्रॉन या ब्रेक की क्रियाविधि के माध्यम से आपको बताया जाएगा। फिर एक बार हम आपको बताते हैं, इसके बाद हम नेफ्रॉन की क्रियाविधि को आपको समझाएंगे। नेफ्रॉन की क्रियाविधि समझाने के बाद पूरा जीव प्रक्रम, ध्यान दीजिए, पूरा जीव प्रक्रम को एक वीडियो में सारे चित्र, पोषण, श्वसन, हृदय या रक्त का परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जितना मुख्य पॉइंट है चित्र के रूप में हम एक बोर्ड में सजाकर और सब पर जितना प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है वह सारे क्वेश्चन को आपके सामने सॉल्व कराएंगे। तो अभी ये छोटा सा जो पॉइंट है इसको समझिए, उपयोगी है, बहुत उपयोगी है, परीक्षा के दृष्टि से बहुत उपयोगी है, लेकिन छोटा है इसीलिए वीडियो थोड़ा छोटा होगा। और इसके बाद हम आपको ब्रेक नेफ्रॉन की क्रियाविधि को समझाएंगे इसके अगले वीडियो में, और उसके बाद पूरा उत्सर्जन तंत्र का एक वीडियो बनाएंगे। और उसको पढ़ने के बाद आप जितना भी प्रकार का जीव प्रक्रम से प्रश्न बोर्ड पूछने की क्षमता रखता है, सारे प्रश्न का हल आपको एक ही वीडियो में प्राप्त हो जाएगा। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इसको देखें, इसके पहले वाला वीडियो को देखें, क्योंकि एक एक वीडियो दूसरे से जुड़ा हुआ है। और इसके सामने हम आपके इस बोर्ड पर हम सारे जीव प्रक्रम का सचित्र वर्णन एक वीडियो में कराएंगे। थैंक यू मेरे प्रिय बच्चों। इसके बाद का जो नेफ्रॉन को समझाने के बाद
आपको सारे पाठ का प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इसके लिए धन्यवाद और ध्यान से सारे पहलू को देखिए। थैंक यू।